नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये प्रस्तुति साधारण जानकारी नहीं है। आज हम एक ऐसी वनस्पति के रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे आयुर्वेद के आचार्यों ने अत्यंत गुप्त, प्रभावशाली और बहुमूल्य माना है। ये वो वनस्पति है जो आधुनिक समय में लगभग भुला दी गई है, जबकि प्राचीन काल में इसके बिना कई आयुर्वेदिक योग अधूरे माने जाते थे। ये जानकारी इतनी दुर्लभ है कि इसे समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना आवश्यक है। आज की वनस्पति स्त्री रोगों, आंतों के विकार, घाव, रक्तस्राव और संग्रहणी जैसे जटिल रोगों में अद्भुत प्रभाव दिखाती है। बहुत से लोग इसके फूलों को देखकर भी इसकी शक्ति को नहीं पहचान पाते। अब उस वनस्पति का नाम जानिए जिसे आयुर्वेद में धाय कहा गया है। इसे हिंदी में धाय, धाई, धानी, धावा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे धातकी, धातुपुष्पा, मधिला, त्राम्नपुष्पी कहा गया है। गुजराती में धावड़ी, मराठी में धालस, पंजाबी में धावी, बांग्ला में धाई नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका बोटैनिकल नेम है वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। ये वनस्पति सामान्यतः 5 से 12 फुट ऊंची झाड़ी के रूप में पाई जाती है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, इसकी पत्तियां भाले की नोक जैसी आकृति वाली होती हैं और छाल भूरे रंग की पतली परतों में झड़ती रहती है। इसके पुष्प छोटे, अंडाकार और गहरे लाल रंग के होते हैं, जिन पर सूक्ष्म बिंदु दिखाई देते हैं। जनवरी से अप्रैल तक इसके पुष्प खिलते हैं और अप्रैल-मई में फल लगते हैं। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों को गहराई से समझते हैं। धाय का रस कषाय होता है। इसके गुण लघु और रूक्ष हैं। वीर्य शीतल माना गया है। विपाक कटु होता है। त्रिवोशों पर प्रभाव की बात करें तो ये मुख्य रूप से कफ और पित्त को शांत करती है और वात को नियंत्रित रखती है। यही कारण है कि ये रक्तस्राव, अतिसार, प्रदर और घावों में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में धाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य चरक ने इसे पुरी संग्रहणी गण, मूत्र विरेचन गण और साधनीय गण में स्थान दिया है। आचार्य सुश्रुत ने अष्टापनादि गण और अस्तंभादि गण में इसका वर्णन किया है। भाव प्रकाश निघंटु सहित अनेक ग्रंथों में इसे स्तंभक और घाव रोपक द्रव्य माना गया है। अब आते हैं इसके अत्यंत दुर्लभ और गहन आयुर्वेदिक प्रयोगों पर, जिन्हें आज बहुत कम वैद्य जानते हैं। पहला प्रयोग गुदाभ्रम में। धातकी के ताजे पुष्प लेकर उनका क्वाथ बनाया जाता है। इस क्वाथ को गुनगुना करके जिस व्यक्ति को गुदाभ्रम की समस्या हो, उसे इसमें बैठाया जाता है। ये प्रयोग गुदा की शिथिलता को संकुचित करता है और धीरे धीरे गुदा को अपने स्थान पर स्थिर करता है। इसी रोग में इसके पुष्पों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर गुदा पर लेप करके ऊपर से लंगोट बांधने की परंपरा भी बताई गई है। दूसरा प्रयोग पुराने और बहते घावों में। धातकी के पुष्पों का काढ़ा बनाकर घाव को धोया जाता है। इसके बाद उसी पुष्प के चूर्ण को सीधे घाव पर छिड़का जाता है। ये प्रयोग रक्तस्राव को रोकता है और घाव में मांस निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है। तीसरा प्रयोग अग्निदग्ध यानी जलने पर। धातकी पुष्प चूर्ण को नारियल तेल या अलसी के तेल में मिलाकर ठंडा लेप बनाया जाता है। इसे जले हुए स्थान पर लगाने से जलन शांत होती है और फफोले बनने की संभावना कम हो जाती है। चौथा प्रयोग कीटदंश और मकड़ी काटने में। इसके पुष्पों का लेप सूजन, दर्द और विष के प्रभाव को सीमित करता है। पांचवा प्रयोग नाड़ी व्रण में। धातकी पुष्प चूर्ण को अलसी तेल में घोंटकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर लगाने से ऐसे घाव भी भरने लगते हैं जो महीनों से ठीक नहीं हो रहे हों। छठा प्रयोग अतिसार और संग्रहणी में। धातकी पुष्प चूर्ण शहद के साथ देने पर ऊपर से मट्ठा पिलाया जाता है। ये आंतों को संकुचित कर मल को बांधता है। इसी प्रकार धातकी पुष्प चूर्ण और अतीस चूर्ण को शहद में मिलाकर देने से बच्चों और बड़ों दोनों में जुलाब रुकता है। सातवां प्रयोग स्त्री रोगों में। प्रदर रोग में धातकी पुष्प और सुपारी पुष्प का क्वाथ दिन में 3 बार सेवन कराया जाता है। इसके पुष्पों का चूर्ण मिश्री के साथ नियमित सेवन करने से श्वेत प्रदर में भी अच्छे परिणाम देखे गए हैं। आधुनिक शोधों में भी वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा को एंटी डायरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और वुंड हीलिंग गुणों से युक्त बताया गया है, जो आयुर्वेदिक अनुभवों की पुष्टि करता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका उपयोग किस रोग में किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए ताकि ये दुर्लभ ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके।
कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।